गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं क्लास एनसीईआरटी के पार्ट ज्योग्राफी के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। संसाधन एवं विकास भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस वीडियो के भाग 1 में हमने कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था, तो वह बिंदु देखते हैं किस प्रकार से थे। पिछले वीडियो में हमने संसाधन का अर्थ क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, इस बात का अध्ययन किया था, इस बात पर चर्चा की थी। दूसरा हमारा बिंदु जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं वह था संसाधन निर्माण। संसाधनों का निर्माण कैसे होता है, वह प्राकृतिक उपहार है या मानवीय क्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, तो इस बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, यह बात भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। संसाधनों के प्रकार, संसाधनों के कौन कौन से प्रकार है, संसाधनों के प्रकारों में उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर हम संसाधनों के प्रकारों का अध्ययन पिछली वीडियो क्लास में कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले इस अध्याय की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। भाग 1 में इन सभी बिंदुओं का अध्ययन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने भागों में किया गया है और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का अर्थ क्या होता है, इस बिंदु के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरा बिंदु रहेगा हमारा, वह है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, इस बिंदु में हम मानव का जैसे जैसे विकास होता है, मानव के पास तकनीकी विकास का ज्ञान हासिल होता है, उस आधार पर हम संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं या विकास स्तर के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन कैसे होते हैं या संसाधनों के प्रकार कौन कौन से हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर उनका अध्ययन किया जाता है। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन और तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन और इसी कड़ी में चौथा संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन करते हैं, जो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब इनकी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि कौन सा संसाधन, किस कैटेगरी के संसाधन को कौन सा संसाधन कहा जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन जो होते हैं, उन संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति या परिवार का कानूनी अधिकार होता है, उन संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हम खुद, हमारे जो माता पिता है या हमारे पुश्तैनी है, बाप दादा है, उनके माध्यम से हमें कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी वस्तु जो विरासत में मिलती है, या कई बार होता है कि कानूनन हमारे पास कोई ना कोई संसाधन उपलब्ध होता है, तो इस तरह के संसाधन जिन पर समाज का या सरकार का अधिकार ना होकर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, इस प्रकार के संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसको आप उदाहरण स्वरूप ये मान सकते हो, जैसे आपके पास आपने कोई पेन खरीदा है, कोई पेंसिल खरीदी है, या आपने जो अन्य वस्तुएं खरीदी है, या आप जिस मोबाइल में यह वीडियो देख रहे हैं तो वह वीडियो आपके पापा का होगा या आपका स्वयं का होगा, तो इस पर व्यक्तिगत अधिकार आप स्वयं का है, तो इस प्रकार के संसाधनों को हम व्यक्तिगत संसाधन कह सकते हैं। इन संसाधनों के प्रमुख उदाहरण पुश्तैनी, खरीदी हुई
अथवा सरकार द्वारा आवंटित जमीन, उस जमीन पर बने हुए कुएं, तालाब, पेड़ पौधे और पशुधन इत्यादि जो है वह व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति या परिवार के स्थान पर समुदाय विशेष का अधिकार होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर हमारा या हमारे परिवार का अधिकार ना होकर हमारे पूरे गांव, हमारे पूरे समाज, हमारे पूरे मोहल्ले का अधिकार होता है। तो ऐसे संसाधनों को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इन सामुदायिक संसाधनों पर किसी एक व्यक्ति या एक परिवार का अधिकार नहीं होता है। जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है। इन मंदिर मस्जिद में कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा अर्चना कर सकता है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति ना होकर पूरे समुदाय विशेष की संपत्ति है। इन संसाधनों के प्रमुख उदाहरण गाँवों में उपलब्ध पशु चराने के लिए जो पशुचारण भूमि होती है, गांव में उपलब्ध शमशान भूमि होती है, सार्वजनिक स्थानों पर निर्मित तालाब इत्यादि गांवों में सार्वजनिक या सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन के उदाहरण हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक पार्क, जहां पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी व्यक्ति पिकनिक वगैरह पिकनिक स्थल पर पिकनिक मना सकता है, और सार्वजनिक स्तर के खेल के जो मैदान हैं उन सभी मैदानों को, पार्क स्थल को या पिकनिक स्थल को हम सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहते हैं, क्योंकि इन संसाधनों का उपयोग समाज का कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। हम उसे यह कहकर नहीं रोक सकते कि उस संसाधन पर उस व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है। उस संसाधन पर उस व्यक्ति सहित, हमारे सहित उस व्यक्ति का और अन्य समाज का भी पूरा अधिकार होता है। तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर हम देखें तो इस देश में या किसी भी देश में तकनीकी तौर पर देखें तो देश में उपलब्ध सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं, चाहे वह आपका व्यक्तिगत संसाधन हो, चाहे वह सामुदायिक संसाधन हो, देश में उपलब्ध किसी भी स्थान पर जो खनिज है, झील है, नदी है, तालाब है या जो भी वस्तुएं होती है, भूमि है, वन है, उन सभी पर कानूनी तौर पर या तकनीकी तौर पर उस देश का अधिकार होता है। उस देश की सरकार अगर चाहे या सरकार को ऐसा लगे कि किसी व्यक्तिगत या सामुदायिक संसाधन जो समस्त देश की जनता के हित में अगर अधिग्रहित करनी है तो सरकार उसे अधिग्रहित करके उसको देश हित के कार्यों में समर्पित कर सकती है या देश हित के कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे सड़क, नहर और रेल लाइनें बनाने के लिए सरकार अक्सर व्यक्तिगत स्वामित्व वाली भूमि जो होती है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जो भूमि है, खेत है, उनका अधिग्रहण कर लेती है और उस अधिग्रहित भूमि पर वह सड़क, रेल या नहर जैसी पूरे देश को उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण कर देती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं किसी भी देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन होते हैं वह सभी संसाधन तकनीकी तौर पर राष्ट्रीय संसाधन ही कहलाते हैं। देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर समस्त भूमि और राजनीतिक सीमाओं के बाहर 12 समुद्री मील तक का जो महासागरीय क्षेत्र है, उस महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों को हम राष्ट्र की संपदा या राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। बच्चों, समुद्री मील और साधारण मील में थोड़ा सा अंतर होता है। समुद्री मील 1.8 किलोमीटर होता है, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है, जबकि साधारण मील जो होता है उसमें 1.6 मील होता है। तो हमारी जो भूमि है, मुख्य भूमि, उस मुख्य भूमि के बाद हमारी जो तटरेखा है, उस तटरेखा से 12 समुद्री मील तक
भारत में या भारत का जो महासागरीय क्षेत्र है, उस महासागरीय क्षेत्र में जो भी संसाधन उपलब्ध है वह राष्ट्र की संपदा है, भारत की संपदा है। अगला संसाधन है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों पर विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार से तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों ने मिलकर कई प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण किया है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था ही उस क्षेत्र विशेष में उन संसाधनों के उपयोग का अधिकार जारी करती है या उन देशों की सहमति के बिना उन संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे संसाधन प्रमुख रूप से अपवर्जक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन तट रेखा से 200 समुद्री मील दूरी के बाद की अपवर्जक क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में संसाधनों का खनन करने का अधिकार किसी भी देश के पास नहीं होता है। इस क्षेत्र में संसाधनों का उपयोग करना या संसाधनों का खनन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। अपवर्जक क्षेत्र किसी भी देश, कोई भी जो देश होता है उस देश की जो मुख्य भूमि होती है, उस मुख्य भूमि के आसपास लगने वाला महासागरीय क्षेत्र, तो उस भूमि की या उस देश की जो तटरेखा होती है, उस तटरेखा से 200 समुद्री मील के बाद की दूरी में जो भी स्थान पड़ता है वह स्थान अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। उस क्षेत्र में किसी भी देश के पास संसाधनों के खनन का अधिकार नहीं होता है। साधारण शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी को छोड़ने के बाद जो शेष भाग बचता है, महासागरीय भाग बचता है, उस महासागरीय भाग पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति होती है। इस प्रकार के संसाधनों को उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति आवश्यक होती है। भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज के ग्रंथियां जो है, उन मैग्नीज ग्रंथियों के खनन का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने दे रखा है। आगे देखते हैं विकास स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। विकास के आधार पर संस्थाओं के वर्गीकरण को भी प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है, और यह 4 भाग है। संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, और तीसरा है भंडार, और चौथा है संचित कोष। तो विकास स्तर के आधार पर प्रमुख रूप से 4 भागों में संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। सबसे पहले हम संभावी संसाधन किसे कहते हैं यह जानते हैं। संभावी संसाधन यह वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, मौजूद तो होते हैं, परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता। संभावी संसाधन उस देश की सीमाओं के अंतर्गत या उस देश की भूमि या महासागरीय क्षेत्र में उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन मानव के पास अभी इतना तकनीकी ज्ञान, इतनी प्रौद्योगिकी मानव ने उपलब्ध नहीं कर पाए हैं जिसकी वजह से उन संसाधनों का उपयोग कर सके, अथवा उन संसाधनों का जित वास्तविक उपभोग है वह तकनीक के अभाव के कारण मानव नहीं कर पा रहा है। ऐसे संसाधनों को हम संभावी संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग यानी राजस्थान और गुजरात का भाग। भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है, परंतु अभी तक हम इनका सही ढंग से विकास नहीं कर पाए हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य ऊर्जा, असमाप्य ऊर्जा के अंतर्गत आती है, और अगर मानव इन संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करना सीख जाए या मानव के पास इनका पूर्ण रूप से उपयोग करने की तकनीक हासिल कर ले, तो हम जो विद्युत के लिए या अन्य कार्यों के लिए ताप विद्युत
या अन्य प्रकार के संसाधनों पर, समाप्य संसाधनों पर निर्भर हैं, तो वह निर्भरता हमारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा यह कभी समाप्त नहीं हो सकती और इस ऊर्जा के माध्यम से हम अपार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है और हमारे देश के या हमारी पर्यावरण के जो समाप्य संसाधन हैं उनको भी संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में ये सभी संसाधन संभावित संसाधन हैं, भविष्य में हम इनका विशेष रूप से उपयोग कर पाएंगे, अभी हम इनके प्रायोगिक स्तर पर ही इनका उपयोग कर पा रहे हैं। दूसरा है इसमें विकसित संसाधन। विकसित संसाधन वे संसाधन कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, अर्थात उनकी खोज हो चुकी है कि ये संसाधन किस क्षेत्र में और कितनी मात्रा में उपलब्ध है और पृथ्वी के या किस भाग पर उपलब्ध है, महासागरीय भाग में उपलब्ध है या जमीनी भाग पर उपलब्ध है या किसी पर्वत पठार के अंतर्गत ये शामिल है, कितनी गहराई पर ये उपलब्ध है और इन संसाधनों की मात्रा कितनी है, इन सब का हम सर्वेक्षण कर चुके होते हैं और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। तो ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कह सकते हैं। संसाधनों का विकास जो है वह प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है से तात्पर्य है कि जैसे जैसे हमारे पास तकनीक का ज्ञान बढ़ता है, हमारे पास प्रौद्योगिकी बढ़ती है, उस स्तर पर ही हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं या संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे आदिकाल में मानव के चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण था, लेकिन वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने और जाने के लिए पैदल या पशुओं का ही उपयोग करता था। धीरे धीरे प्रौद्योगिकी ने उसे विकसित किया और प्रौद्योगिकी ज्ञान के कारण उसने लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो लोहा उनके लिए संसाधन बन गया और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लग गया। धीरे धीरे मानव लोहे या अन्य धातुओं का ज्ञान हुआ और उन अन्य धातुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके संसाधनों के साथ साथ अपना स्वयं का विकास भी मानव करने लगा। तीसरा संसाधन का प्रकार है भंडार। भंडार उन संसाधनों को कहते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी पदार्थ भंडार की श्रेणी में आते हैं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकते हैं। भंडार की श्रेणी में उन संसाधनों को शामिल किया जाता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा तो कर सकते हैं, किंतु मानव के पास अभी तक उन संसाधनों का उपयोग करने की या उन संसाधनों का खनन करने की जो तकनीकी है वह तकनीकी मानव ने अभी तक प्राप्त नहीं की है, अथवा मानव के पास उन संसाधनों का उपयोग करने की जो तकनीक आवश्यक है उस तकनीक को मानव प्राप्त नहीं कर पाया है और तकनीकी अभाव के कारण मानव उन संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं कर पा रहा है। तो उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में अभी तक मानव की पहुंच से जो बाहर होते हैं ऐसे संसाधनों को हम भंडार में शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं जल दो प्रमुख गैसों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है या मुख्य स्रोत बन सकता है अगर हम हाइड्रोजन गैस जल से अलग करना सीख जाएं या हाइड्रोजन गैस जल से अलग बनाना सीख जाएं, जल के टुकड़े करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों यौगिकों को अलग अलग कर पाए। यह अगर प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध हो तो हम जानते हैं पृथ्वी पर अथाह सागर है, पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग से ऊपर समुद्री भाग है और उस समुद्री भाग के जल को हम इस ऊर्जा या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बनाने के उपयोग में प्राप्त ले सकते हैं। तो वर्तमान स्तर में हमारे पास ऐसी कोई भी तकनीक नहीं है जो जल को अलग अलग करके या जल से इन दोनों गैसों को अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का निर्माण कर सके, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग हमारे लिए हमारे पास उन्नत
तकनीकी ज्ञान के अभाव में अधूरा है और हम भविष्य में ऐसी तकनीक का विकास कर लेंगे जिससे हम जल को पुनः 2 गैसों में वितरित कर सके या जल के यौगिकों को हम अलग अलग कर उनका अपने इच्छित या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके। अगला संसाधन है संचित कोश। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा माना जाता है और भंडार का ही हिस्सा होता है। ऐसे संसाधन उपलब्ध तकनीकी के ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाए जा सकते हैं, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और हम इनका उपयोग निकट भविष्य में मानव की आवश्यकता पूर्ति के लिए कर सकते हैं। संचित कोश में जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वह भंडार का ही एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें हम अभी उपयोग में नहीं लेके आ रहे हैं, उनका अभी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इन्हें हम इन संसाधनों का उपयोग करने की तकनीक हमारे पास अभी उपलब्ध है वर्तमान में, लेकिन इन संसाधनों का पूर्ण स्तर पर हम काम में या पूर्ण स्तर पर इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। भंडार में तो जो संसाधन होते हैं उनमें तकनीक अभाव के कारण वो भंडार में पड़े हैं, लेकिन भंडार के ही कुछ ऐसे संसाधन जिनको उपयोग करने के लिए हमारे पास तकनीक उपलब्ध है, लेकिन अभी उन्होंने उन सभी संसाधनों का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं या आने वाले निकट भविष्य में हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधनों को हम संचित कोश में रखते हैं। जैसे हमारे पास कोई खिलौने हैं, कुछ खिलौने पड़े हैं, तो उन खिलौनों से खेलने की तकनीक तो हमारे पास है, लेकिन हम वर्तमान में उन खिलौनों के साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब हमारी मर्जी होगी या हम निकट समय में उन खिलौनों के साथ खेल लेंगे। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है यह संचित कोश का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा जैसे नदियों के जल को विद्युत बनाने के उपयोग में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में हम इनका उपयोग सीमित पैमाने पर ही कर रहे हैं। और इसी प्रकार वन है, जल है आदि संचित कोश के उदाहरण हैं जिनका हम उपयोग निकट भविष्य में कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं नदियाँ हैं, उनके जल को हम जल विद्युत बनाने में उपयोग कर सकते हैं और कुछ मात्रा में या कुछ सीमित मात्रा में हम नदियों के माध्यम से जल विद्युत उत्पन्न भी कर रहे हैं, लेकिन नदियों के जल से विद्युत उत्पादन का वृहद स्तर पर अभी तक उत्पादन संभव नहीं है या वृहद स्तर पर हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं। और नदी जल से विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी भी हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसे संसाधन हैं जो नदी जल है, वन है या सागरीय जल है, इन सभी का उपयोग करके हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति निकट भविष्य में कर पाएंगे, इनका उपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे सभी संसाधनों को हम संचित कोश की श्रेणी में रखते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में बस इतना ही। संसाधन एवं विकास पार्ट 2 के संसाधन एवं विकास के भाग 3 में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे।